जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो हिंदी चलती है कार्यालयी हिंदी का स्वरूप। ठीक है, इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की। सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा कि आपको जो आपकी कार्यालयी हिंदी है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिस प्रकार से आपको टॉपिक्स पता होंगे तो आपको जो है प्रिपरेशन करने में आसानी होगी और आप अच्छे से अच्छे अंक जो है अपने सेमेस्टर में प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पहला टॉपिक बताया था आपके सिलेबस का और उसका चैप्टर जो फर्स्ट है कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा इसमें कार्यालयी हिंदी की संकल्पना। ये आपका जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जो बीए सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी की जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनमें कार्यालयी हिंदी का स्वरूप आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे है कार्यालयी हिंदी का की संकल्पना क्या है। ठीक है, क्यों कार्यालयी हिंदी होती क्या चीज़ है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको पता है कि जो मनुष्य है मानव है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा समाज के सदस्यों के बीच संपर्क एवं संवाद का माध्यम बनती है। कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में ही रहता है। ठीक है, और समाज से उसका ज़्यादा लेन देन रहता है और भाषा जो होती है आपकी जो लैंग्वेज होती है वो समाज के सदस्य जो होते हैं, जो भी समाज में रहने वाले मेंबर्स होते हैं, जो भी समाज के लोग रहते हैं उनके बीच क्या करता है एक संपर्क, एक कॉन्टेक्ट जो बनाता है। ठीक है, और संवाद का माध्यम बनती है। आप कोई भी चीज़ है आपको बोलना है, आपको अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करने हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आप क्या करते हैं लैंग्वेज से ही बताते हैं। जैसे आपके मन में चल रहा है कि मुझे पढ़ने जाना है, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप अपने वर्ड से अपनी भाषा से बताते हैं कि हाँ मुझे पढ़ने जाना है। ठीक है, तो वही भाषा क्या करती है कि अपने जो आपके विचार होते हैं वो विचार एक दूसरे से प्रदान करते हो। ठीक है, आप अपने विचार दूसरे को देते हो, दूसरे जो है अपने अंदर के विचार को आपको जो है प्रदान करता है। तो वही है कि भाषा के द्वारा जो है आप संपर्क और संवाद का माध्यम बनते हैं। बिना संपर्क और संवाद के कोई भी समाज जीवंत नहीं माना जा सकता है। अगर आपका जो समाज है उसमें किसी के साथ आपका संपर्क नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है और कोई संवाद नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं हैं, तो वो समाज जो है जीवंत मतलब का है कि जीवित नहीं रह सकता, मतलब जीवित नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अर्थात बिना भाषा के किसी भी समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। बिना भाषा के कोई भी समाज का अस्तित्व नहीं संभव है। जिस प्रकार मनुष्य को खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपस में संपर्क और संबंध बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लैंग्वेज यानी कि भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा से ही मनुष्य अपना जीवन जो सुगम बनाता है। भाषा के द्वारा मनुष्य का जो जीवन होता है सुगम का मतलब सरल होता है। ठीक है, अच्छे से अपने जो विचार होते हैं आदान प्रदान अच्छे से करता है। भाषा जो है सभी जगह भाषा अलग अलग चलती है। ठीक है, हर स्टेट की भाषा अलग है। यहाँ पे आप भारत में देखेंगे तो हर स्टेट की भाषा है। यूपी में अलग भाषा बोली जाती है, बिहार में अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में अलग होती है, केरला की अलग है, सिक्किम की अलग है। तो सब जो है हर जगह पे भाषा जो है अलग अलग चलती है। यहाँ पे फिर क्या लिखा है कि वर्षों की यात्रा के पश्चात यानी कि बहुत सारे साल बीत गए, उसकी यात्रा के पश्चात क्या हुआ, भाषा में निरंतर परिवर्तन भी होते रहे हैं और भाषा का महत्व भी लगातार बढ़ता गया है। समाज के बीच जो है संवाद, संप्रेषण और संबंध स्थापन भाषा का प्राथमिक कार्य है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है, भाषा सबसे पहले क्या करती है, प्राथमिक कार्य का मतलब है तो भाषा जो होती है संवाद स्थापित करती है, संप्रेषण एक दूसरे से आपका विचार जो आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, आपके जो थॉट होते हैं उनको आप दूसरे के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, और संबंध जो है आप एक दूसरे के व्यक्ति में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इसका जो संबंध स्थापन का भाषा जो है प्राथमिक कार्य बताया गया है। ठीक, फिर क्या है, समाज के बीच किंतु भाषा समाज की एक सीधी और सरल रेखा में चलने वाली इकाई नहीं है। जो लैंग्वेज है वो एक समाज की सीधी और सरल रेखा में चलने वाली इकाई नहीं है। ठीक है, तो क्या है भाषा, फिर आगे देखते हैं। समाज तथा इसके सदस्यों के अस्तित्व और चरित्र के अनेक आयाम होते हैं। यानी कि जो भाषा होती है तो क्या होती है, समाज तथा इसके सदस्यों के अस्तित्व और चरित्र यानी कि जो उनका चरित्र होता है, व्यवहार होता है कि अनेक आयाम होते हैं और इन सभी आयामों के संदर्भ में भाषा की विशिष्ट भूमिका होती है। ठीक है, फिर क्या है कि भाषा जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। अभी मैंने बताया अभिव्यक्ति का मतलब आप अपने विचार दूसरे को प्रकट करते हो, जैसे कि आपके मन में कुछ चल रहा है, उनके मन में कुछ चल रहा है, तो एक दूसरे को बताने के लिए ठीक है अभिव्यक्त करते हो। तो वही चीज़ है कि भाषा एक मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है।
अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि भाषा का रूप भी बदलता रहता है। मैंने अभी बताया कि अलग अलग क्षेत्र में भाषा जो है अलग अलग चलती है। दैनिक जीवन में क्या करता है मनुष्य अपने संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह मौखिक व बोलचाल की भाषा। संप्रेषण का मतलब है कि अपने जो है कोई भी आपका जो अंदर थॉट प्रोसेस है उसको दूसरे को बताते हो, वही संप्रेषण हो गया। और दूसरा कोई अपनी जो उसके अंदर की जो लैंग्वेज होती है वो आपको बताता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो वो क्या करता है, किस प्रकार से करते हो, मौखिक मतलब बोल बोल कर करते हो, लिख कर नहीं करते, ठीक है। बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि आप बोलचाल के जरिए दूसरे को अपनी बात बताते हो। वैसे तो भाषा के प्रत्येक रूप में मानकता का निर्वाह होना आवश्यक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यदि मानकता का प्रयोग नहीं भी किया जाए तब भी वह सामाजिक जीवन में लगातार प्रयोगों में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त आधार रहती है, ठीक है। फिर क्या है कि इसी तरह सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा का रूप लोकगीतों में जिस प्रकार होता है वह मौखिक, जैसे कि आप पता होगा कि लोकगीत जो होते हैं उसमें भी भाषा का अलग रूप से उसमें भाषा जो है अलग होती है। वह मौखिक परंपरा के कारण मानकता का निर्वाह भले ही ना करती हो कौन लोकगीत जो होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को संजोए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। फिर क्या इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, लेकिन वैसे आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। सिलेबस वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर क्या है कि इसी तरह से क्या होता है कि साहित्यिक हिंदी का स्वरूप जहाँ अपनी परिनिष्ठता के कारण अपनी अलग पहचान रखता है, वहीं आंचलिक साहित्य यानी कि हिंदी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक सांस्कृतिक हो गई हिंदी, ठीक है, कार्यालय हिंदी, अभी आगे पढ़ेंगे आपको आप वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो तक में लास्ट तक जो है बने रहिएगा। फिर क्या है कि वहीं आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण साहित्यिक हिंदी एक नए रूप में भी हमारे सामने आती है। जो साहित्यिक हिंदी होती है वो क्या है कि आंचलिक साहित्य में हम जो है एक नए रूप में भी हमारे सामने आती है। इसलिए साहित्यिक हिंदी का रूप भी पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जा सकता। साहित्यिक हिंदी भी जो है उसका रूप एक प्रकार से पूर्णतः जो है निर्धारित नहीं किया जाता कि कितना उसका बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में विभिन्न भाषाओं में संवाद होता है। आपको पता है कि भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं जो है यूज की जाती हैं। इन सभी भाषाओं को अपनी एक यात्रा रही है, लेकिन भारतीय समाज की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी ज़्यादातर यूज होती है भारत में। हिंदी ने जहाँ वैदिक संस्कृत से यात्रा करते हुए, आप हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आपको पता होगा कि वैदिक काल, ठीक है, वैदिक पीरियड में वैदिक संस्कृत का यूज होता था, उसमें संस्कृत से यात्रा करते हुए अब आज के टाइम पर क्या होता है, आधुनिक हिंदी का स्वरूप जो है ग्रहण किया है। वह एक सामाजिक क्रिया का आधार रहा है। समाज क्या है, समाज निरंतर अपने विकास के साथ साथ, देखिए समाज में क्या होता है कि विकास होता रहता है, ठीक है। डेली बाय डेली आप जो देखते हैं कि अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाएंगे तो जितना आज विकास हो रखा है समाज में उतना पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है पहले देखिए बैलगाड़ी चलती थी, अब अच्छी जो है 4 व्हीलर्स आ गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है विकास होता रहा है। तो जिस प्रकार से जो है मनुष्य विकास करता रहा है उसी प्रकार से क्या है समाज में होने वाले परिवर्तन की तरह ही उसकी अपनी भाषा भी स्थैर्य, भाषाओं का भी विकास करता रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसकी अपनी भाषा में स्थैर्य का मतलब है कि भाषा में स्थिरता की, एक ही भाषा का यूज जो है मनुष्य नहीं करता है, ठीक है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर इसी प्रकार से हिंदी चली आई, फिर हिंदी में भी बहुत सारी देखिए कहीं अलग चलती, कहीं कुछ चलता है। तो इसी प्रकार से क्या है भाषा का भी विकास होता रहा। इसीलिए निरंतर परिवर्तनों की धार पर चलकर, परिवर्तनों की धार का मतलब है कि परिवर्तनों की धार जो है, इसका कहने का मतलब यहाँ है कि परिवर्तन जो है होते रहे हैं, ठीक है, किसमें, हिंदी में। तो चलकर हिंदी अपने अनेक रूपों के साथ वर्तमान में समाज के सम्मुख उपस्थित है। यानी कि हिंदी जो है वर्तमान में पहले जो है परिवर्तन होते रहते, परिवर्तन जो है हो करके अब आज की जो हिंदी है वो अलग प्रकार की है। इसी प्रकार से क्या है कि हिंदी की प्रयोजनीयता के आधार पर उसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि हिंदी के कितने सारे रूप हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्या है, साहित्यिक हिंदी है, कार्यालयी हिंदी है, जो कि अब की बार आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। फिर व्यावसायिक हिंदी है, विधिपरक हिंदी, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी और सामाजिक हिंदी। ये सारी हिंदी जो है इतनी होती है टाइप की हिंदी, ठीक। फिर यहाँ पे अब आपको पढ़ना क्या है कि कार्यालयी हिंदी क्या चीज़ होती है। तो वैसे तो कार्यालयी हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखता है। चूँकि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यावसायिक,
पत्रकारिता का क्षेत्र हो या विज्ञान या तकनीकी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से संबंध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति एक तरह से कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि कार्यालयी हिंदी वह हिंदी होती है जो कार्यालय में यूज की जाती है, जो कार्यालय के काम होते हैं, चाहे जहाँ के कार्यालय हो, किसी भी कार्यालय में उसकी हिंदी जो अलग प्रकार की होती है, ठीक है, उसके शब्द अलग होते हैं, उसका जो वर्ड है सब सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसी में आपको पढ़ना है। इसीलिए कार्यालयी हिंदी क्या होती है, अपने आप में व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है। यानी कि कार्यालयी हिंदी जो है हिंदी से अलग होती है, ठीक है। जो साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी अलग टाइप की हिंदी है, उससे भी ये जो है चेंज है। इसमें क्या है कि हिंदी के इन विभिन्न रूपों और अनेक रूपों में भाषा का जो स्वरूप होता है वह कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि कार्यालयी हिंदी में दूसरी चीज़ें जो भाषा हैं वो यूज होती है। कार्यालयी हिंदी इससे भिन्न पूर्णतः मानक, यानी कि इससे जो भिन्न होती है पूर्णतः मानक एवं पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। कार्यालयी हिंदी जो होती है वो क्या है कि सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो आपके सामने, अगर आपको में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्यालय हिंदी क्या होती है, तो आपको यहाँ ऐसे ही लिखना है कि कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी होती है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो बहुत आपको जो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर एक दो विद्वानों की परिभाषा लिख देंगे, विद्वानों के क्या मत रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी ही कहलाती है। यानी कि कोई भी कार्यालय हो, कहीं का भी कार्यालय हो, किसी भी टाइप का कार्यालय हो, उसमें जो भी हिंदी प्रयोग की जाएगी वो आपकी कार्यालयी हिंदी ही कहलाएगी। डॉक्टर जी.के. जैन का मत है। अब यहाँ पे आपको विद्वानों के नाम को भी याद रखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपकी जो एग्जाम में कॉपी होगी वो सबसे अलग दिखेगी, तो आपको जो नंबर भी सबसे अच्छे मिलेंगे। तो डॉक्टर डी.के. जैन का मत क्या है कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है। ठीक है, इन्होंने इसका प्रयोग जो है व्यापक बताया है, यानी कि इसका प्रयोग सभी जगह लगभग बताया कि दैनिक व्यवहार में, पत्राचार में, वाणिज्य, ठीक है, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग सभी में बताया है। उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, या आप आगे जो आपको पढ़ने को मिलेगा प्रयोजन मूलक हिंदी प्रश्न 9 जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। इसी तरह डॉक्टर उषा तिवारी ने क्या बताया है, इनकी जो है भाषा, वो जो है परिभाषा वो इजी है। क्या है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। किसमें? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त, देखो ऐसी हिंदी जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है उसे प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, अब हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग में आते हों, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कार्यालयी हिंदी कहलाएगी। इन दोनों परिभाषाओं में देखा जाए तो एक परिभाषा कार्यालय के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत दिखाता है। अभी मैंने बताया कि जो सबसे ऊपर डॉक्टर जो जैन की परिभाषा थी उसमें क्या है था कि जो कार्यालय की का विस्तृत क्षेत्र बताएगा कि वाणिज्य में, संगीत में, ठीक है, और रसायन शास्त्र में, तो बहुत सारा इनका व्यापक क्षेत्र रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उनकी परिभाषा थी उषा तिवारी जी की, डॉक्टर उषा तिवारी जी की, तो उसमें क्या है कि वह केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयोग ली जाने वाली भाषा उन्होंने बताया है कि इसको कार्यालयी हिंदी को। तो इसी प्रकार से दोनों की जो मत है वो अलग अलग है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालयों की उपस्थिति के कारण कार्यालय को किसी भी परिभाषा के वृत्त में समेटना बहुत कठिन कार्य है, किंतु प्रचलन की दृष्टि से कार्यालयी हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा के रूप में ही जाना जाता है। यानी कि ऐसी कार्यालयी हिंदी क्या होती है? जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है वही कार्यालयी हिंदी कहलाती है। ठीक है, इन सरकारी कार्यालयों में केंद्र अथवा राज्य सरकार, यानी कि सरकार दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल होती है, एक स्टेट होती है। ठीक है, तो जो इन सरकारी कार्यालयों में क्या होती है, जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार के अपने जो बहुत सारे विभाग होते हैं, उनके अधीनस्थ आने वाले विभिन्न मंत्रालय हो गए, अधीनस्थ उनके जो अधीन आने वाले संस्थान हो गए, विभाग हो गए, उप विभाग हो गए, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे यूज की जाएगी वहाँ पे कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि सरकार का कोई भी कार्यालय हो, चाहे वह उसके अधीनस्थ हो अथवा संबंध हो, वह सरकारी कार्यालय ही कहा जाएगा। ठीक है, सरकार के अंडर में जो भी आएगा वो सरकारी कार्यालय ही कहा जाएगा। इसलिए इसमें जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी होगी, इसलिए इन कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो है आपने क्या क्या सीखा कि जो कार्यालयी हिंदी का संकल्पना क्या थी, तो मैंने दो आपको यहाँ पे आप फटाफट आप यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए कि सबसे पहले क्या थी। मैंने दो विद्वानों की मत बताया कि कार्यालयी हिंदी का मतलब क्या होता है कि कार्यालयी हिंदी ऐसी हिंदी होती है जो लगभग कार्यालय में यूज की जाती है। ठीक है, कार्यालय में काम की जाती है और सरकारी कामकाज में जो प्रयोग की जाती है वो किसने बताया था? सरकारी
कामकाजों में, सरकारी कार्यालय में जो यूज की जाती है, वो डॉक्टर उषा तिवारी जी ने बताया था। और डॉक्टर DK जैन ने बताया था कि जो वो ऐसी हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार में, ठीक है, वाणिज्य में, व्यापार में और योग में और क्या कहते हैं रसायन शास्त्र में, संगीत में, उनका बहुत सारे क्षेत्र बताए थे। तो ये डॉक्टर DK जैन जी की परिभाषा हो गई। तो 2 परिभाषा अगर आप लिख देंगे और जो है सरकारी कार्यालय में, जो सरकारी कार्यालय के अंतर्गत जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है उसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, ठीक है। और सरकारी की जो होती है, 2 प्रकार की सरकार होती है, कौन कौन सी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी मंत्रालय आएंगे, जो भी विभाग आएंगे, उप विभाग आएंगे, उनके अंतर्गत जो भी हिंदी प्रयोग की जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी कार्यालय हिंदी कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यालय हिंदी का अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो इसको आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप बहुत सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें, ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क अचीव कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।